हेलो स्टूडेंट, सेट थ्योरी समुच्चय सिद्धांत चल रहा था आपका। और हमने आपको पिछले पार्ट में हमने आपको समुच्चय का निरूपण करना सिखाया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट सिखाया था हमने। आप सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये सिखाया था हमने। दो विधियां सिखाई थी, उस पर आधारित हमने आपको, उस पर बेस्ड बहुत सारे हमने आपको एग्जाम्पल भी दिए थे। आज हम समुच्चय के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, समुच्चयों के विभिन्न प्रकार पढ़ा रहे हैं। समुच्चय के विभिन्न प्रकार में देखिए, सबसे पहले समुच्चय का पहला प्रकार है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम नल सेट भी कहते हैं, रिक्त समुच्चय को हम एम्प्टी सेट भी कहते हैं, रिक्त समुच्चय को हम वॉइड सेट भी कहते हैं। नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय को हम ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय या नल सेट या एम्प्टी सेट कहलाता है। रिक्त समुच्चय को आप देखिए, खाली मंजिला कोष्ठक लगा है। रिक्त समुच्चय को आप इससे या एक ग्रीक अक्षर है ये फाई से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को खाली कर्ली ब्रैकेट से, देखिए खाली है कर्ली ब्रैकेट, या फाई से प्रदर्शित करते हैं। नोट देखिए, किसी असंभव गुण द्वारा परिभाषित समुच्चय सदैव रिक्त होता है। किसी असंभव गुण द्वारा परिभाषित समुच्चय सदैव रिक्त होता है। जैसे आप लोग ऐसे कह सकते हैं, 4 से बड़ी परंतु 2 से छोटी। बताइए, उसने कहा 4 से बड़ी परंतु 2 से छोटी संख्याओं का समुच्चय। बताइए, उसने कहा 4 से बड़ी और 2 से छोटी। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो होता है 4 से बड़ी और 9 से छोटी। ऐसा तो आपने सुना होगा कि 4 से इज ग्रेटर देन, 9 से लेस देन नंबर, नेचुरल नंबर। आपसे हम कहें कि 4 से इज ग्रेटर और 9 से इज लेस देन नेचुरल नंबर, आप बताइए, तो आप कहेंगे 5, 6, 7, 8। लेकिन हम आपसे कहें कि 4 से इज ग्रेटर एंड 2 से लेस देन, 5 से इज ग्रेटर और 2 से इज लेस नंबर्स का सेट बताइए, तो आप कहेंगे ऐसा कोई नंबर नहीं होता है जो 4 से तो बड़ा हो, 4 से बड़ा परंतु 2 से छोटा। आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या 4 से बड़ा और 2 से छोटा कोई नंबर होता है क्या? तो 4 से बड़ा परंतु 2 से छोटा संख्याओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय है। बताइए, x² + 1 = 0। क्या इसका कभी रियल हल निकल सकता है? x² + 1 का कभी भी रियल हल नहीं निकल सकता। x² + 1 = 0, x² + 1 = 0 का कभी भी रियल हल नहीं निकल सकता है। x² + 1 = 0 के वास्तविक हल
रिक्त समुच्चय हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे आप तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आएगा। एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होता है। एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव, कोई भी स्क्वायर नंबर निगेटिव नहीं होता है, रियल में निगेटिव नहीं होता है। रियल में, इमेजनरी में तो होता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आपको हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे, एक चैप्टर है 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, जब हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे आपको तब इसकी जो इमेजनरी सॉल्यूशन है वो बताएंगे। उसने तो रियल सॉल्यूशन कहा, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कोई रियल सॉल्यूशन हो सकता? वास्तविक हल, रियल सॉल्यूशन आप कहेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 है। एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, रियल में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इमेजनरी तो हो सकता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 इमेजनरी हो सकता है लेकिन रियल, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के वास्तविक हल रिक्त समुच्चय है। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 के इवन हल बताइए, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, क्या इसके हल इवन होंगे? बताइए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा और एक्स इक्वल टू +-1, ये तो ऑड है। तो एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 के हल क्या निकल रहे हैं? एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 के हल +-1 निकल रहे, जो कि ऑड होते हैं। और क्या कह रहा है वो? एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 के इवन हल, इवन माने सम हल। एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 के सम हल हो ही नहीं सकते हैं। एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 के सम हल नहीं हो सकते हैं, इसलिए एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 एक रिक्त समुच्चय है, इसका कोई हल नहीं होता। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। हमने आपसे बोला एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 के इवन सॉल्यूशन, सम हल। एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 के हल होते हैं +1 -1, सम नहीं होते हैं। ऑड तो होते, ऑड तो होते हैं, इवन सॉल्यूशन नहीं होते हैं। इसलिए आप लिख देंगे कि इसके सॉल्यूशन हैं +1 है और -1 है, जो कि ऑड है, इवन सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं। इसलिए एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 के इवन सॉल्यूशन एक रिक्त समुच्चय है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को हम खाली मझले कोष्ठक या फाई से प्रदर्शित करते हैं। नोट, किसी असंभव गुण द्वारा परिभाषित समुच्चय सदैव रिक्त होता है। कोई असंभव गुण हो, असंभव गुण द्वारा परिभाषित समुच्चय सदैव रिक्त होता है। असंभव गुण समझ रहे ना? जैसे उसने कहा कि x, बताओ घर बी में कौन रहता? घर बी में रहता x। x कौन है? 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर। 2 से बड़ी, बताइए आपको प्राइम नंबर पता है क्या होती है? प्राइम नंबर होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और आगे भी सो ऑन। पता है ना? उसने कहा घर बी में कौन रहता? पता घर बी में कौन रहता? 2 से बड़ी प्राइम नंबर रहती, सम 2 से बड़ी। तो पता है प्राइम नंबर एक प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है। एक प्राइम नंबर ऐसा है, एक अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर का मतलब है अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या ऐसी होती है जो कि सम है, वो होती है 2। वो तो कह रहा है कि 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या। देखिए, केवल एक अभाज्य संख्या सम होती है,
एक अभाज्य संख्या सम होती है, बाकी सब अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। केवल एक अभाज्य संख्या है जो सम होती है, वो है 2। 2 से बड़ी जब एक ही अभाज्य संख्या सम होती है तो बताइए, उसने तो कहा घर बी में कौन रहता, एक्स। एक्स कौन है, 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या। सम माने इवन, इवन प्राइम नंबर। घर बी में कौन रहता, 2 से इज ग्रेटर देन इवन प्राइम नंबर। चूंकि प्राइम नंबर इवन होता है 2, केवल एक सम संख्या है जो प्राइम होती है, वो है 2। तो 2 से इज ग्रेटर देन नंबर, 2 से बड़ा नंबर जो कि इवन हो, प्राइम होता ही नहीं है। ऐसा कोई नंबर बना ही नहीं है जो 2 से बड़ा हो और प्राइम हो। इसलिए आप कह सकते हैं कि बी भी एक रिक्त समुच्चय है। अब देखिए, किसी असंभव गुण द्वारा, असंभव है, अब बताओ 2 से बड़ी क्या सम संख्या होती है, 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या होती है क्या? अरे केवल एक अभाज्य संख्या होती है, वो है 2। वो तो कह रहा है कि 2 से इज ग्रेटर देन इवन प्राइम नंबर। 2 से बड़ी इवन प्राइम नंबर, केवल एक इवन प्राइम नंबर होता है, केवल एक सम अभाज्य नंबर होता है, वो है 2। इसके बाद कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। वो कह रहा है कि 2 से बड़ी सम संख्या जो इवन हो, जो अभाज्य हो, प्राइम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए रिक्त समुच्चय है। अब देखिए, घर ए में कौन रहता, घर ए में रहता एक्स। एक्स क्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है। कौन सी प्राकृत संख्या, जो 4 और 5 के बीच में है। अब बताइए, क्या 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में कोई नेचुरल नंबर होता है क्या? उसने क्या कि घर ए में कौन रहता, एक्स। एक्स कौन है, नेचुरल नंबर है। कौन से नेचुरल नंबर, 4 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 5। 4 और 5 के बीच के नेचुरल नंबर हैं। 4 और 5 के बीच की प्राकृत संख्या है। समझ में आया? तो 4 और 5 के बीच की सम संख्या, 4 और 5 के बीच में प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं है। 4 और 4 और 5 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसलिए ये नल सेट है, इसलिए ये एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। खाली मंझले कोष्ठक से या फाई से प्रतिनिधित्व करते हैं। उतार लीजिए ये। देखिए, एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का समुच्चय। भारत में वर्तमान में 2 प्रधानमंत्री तो हैं नहीं। अगर हम आपसे कहें कि A=X:X, भारत का एक वर्तमान प्रधानमंत्री, तो भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री एक ही तो है कि भारत में 2 प्रधानमंत्री तो चलते नहीं हैं। या केवल एक अवयव होगा, नरेंद्र मोदी, होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, सिंगलटन सेट कहलाता है। ठीक है, जैसे घर ए में कौन रहता, एक्स। एक्स कौन है, एक्स नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। एंड x² = 9 के सॉल्यूशन। घर ए में कौन रहता, एक्स। एक्स कौन है, एक्स नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं।
तो घर ए में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 यानी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, चूंकि एक्स इक्वल नॉट माइनस 3। क्यों? क्योंकि एक्स कौन है? एक्स तो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में माइनस 3 तो हो नहीं सकता। बताइए घर ए में कौन रहता? एक्स रहते। एक्स कौन है? एक्स नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, नेचुरल नंबर। तो घर ए में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 नेचुरल नंबर रहते हैं और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। घर ए में कौन कौन रहता? घर ए में नेचुरल नंबर रहते। कौन से नेचुरल नंबर? जो इसके सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन तो प्लस माइनस 3 होता है, तो एक्स माइनस 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स तो नेचुरल नंबर है। तो बताइए, इसलिए एक्स इक्वल टू 3 रहता है। बताइए इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू मंझले कोष्टक में आप कर्ली ब्रैकेट में आप 3 लिख दीजिए। बताइए सिंगलटन सेट हो गया कि नहीं? एकल समुच्चय हो गया कि नहीं? घर ए में नेचुरल नंबर रहता है। कौन सा नेचुरल नंबर? जो इसका सॉल्यूशन हो। इसका सॉल्यूशन तो प्लस माइनस 3 आता है, माइनस 3 नहीं हो सकता। क्यों? एक्स माइनस 3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्स तो नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर माइनस 3 होता नहीं है। तो फिर कौन बचा? प्लस 3 बचा। यानी इस घर में केवल प्लस 3 रहता है। देखिए घर बी में कौन रहता? एक्स कौन है? एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3 का सॉल्यूशन है। एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3 का सॉल्यूशन है। एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3 यानी एक्स इक्वल टू 5 रहता है। घर बी में कौन रहता? एक्स रहते। एक्स कौन है? इसका सॉल्यूशन है एक्स। तो एक्स इक्वल टू यानी घर बी में केवल 5 रहता, इसलिए बी सिंगलटन सेट है। बी एकल समुच्चय है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे आप एकल समुच्चय कहते हैं। केवल एक अवयव होना चाहिए। देखिए घर सी में कौन रहता? एक्स कौन है? पूर्णांक हैं। कौन से पूर्णांक? जो 4 और 6 के बीच में होते हैं। घर सी में पूर्णांक रहते हैं। पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 इंटीजर्स। घर बी में कौन रहते? इंटीजर्स रहते। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स रहते हैं। इंटीजर तो होते 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन वो तो कह रहा 4 और 6 के बीच के इंटीजर्स रहते। 4 और 6 के बीच में इंटीजर क्या होता? केवल 5 होता है। यानी घर सी में, देखिए घर सी में कौन रहता? एक्स कौन है? इंटीजर्स हैं। इंटीजर तो बहुत सारे होते हैं। उसने कहा नहीं 4 और 6 के बीच का इंटीजर, तो 4 और 6 के बीच में तो 5 ही होता है, यानी 5 रहता है। तो सी आ जाएगा इसका एक्स 5। इसलिए ये एकल समुच्चय है, ये भी एकल समुच्चय है, ये भी एकल समुच्चय है। और देखिए डी है। घर डी में कौन रहता? उन्होंने कहा एक्स कौन है? भारत की महिला राष्ट्रपति। पता भारत में केवल एक ही महिला राष्ट्रपति हुई है, प्रतिभा पाटिल। लो, एक ही अवयव है कि नहीं है? एक ही अवयव है, इसलिए आप एकल समुच्चय, इसे आप एकल समुच्चय के, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो। देखिए आप मंझले कोष्टक में, मंझले कोष्टक रिक्त समुच्चय है, ये भी आपका रिक्त समुच्चय है, लेकिन यदि आप मंझले कोष्टक में 5 लिख देंगे तो ये आपका एकल समुच्चय हो जाएगा। देखिए मंझले कोष्टक में आप कर्ली ब्रैकेट में 0 लिख देंगे, ये भी एकल समुच्चय, ये भी एकल समुच्चय है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे आप एकल समुच्चय कहेंगे। ये आपका रिक्त समुच्चय है। खाली मंझला कोष्टक हो, खाली कर्ली ब्रैकेट हो, वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जैसे
ए इक्वल टू, घर ए में कौन रहता, एक्स। एक्स कौन है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर जो इसके हल है, इसके वे हल जो नेचुरल हो, इसका हल आता है +-3 -3 तो होता नहीं है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 होते हैं, -3 नेचुरल नहीं होता। तो ऐसे आपने -3 हटा दिया तो +3 इसका सॉल्यूशन आएगा, ए इक्वल टू +3। तो आप एकल समुच्चय की परिभाषा भी उतार लीजिए और आगे देखें। देखिए, समुच्चयों के प्रकार चल रहे थे। अभी आप लोगों ने नल सेट सीखा था, रिक्त समुच्चय, सिंगलटन सेट सीखा था आप लोगों ने, एकल समुच्चय। अब परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या काउंटेबल होती है, अवयवों की संख्या को आप काउंट कर सकें, वो परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट कहलाता है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, फाइनाइट होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे आपने कहा 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। बताइए, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक नेचुरल नंबर, 1 से 10 तक नेचुरल नंबर आप काउंट कर लेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 से 10 तक की नेचुरल नंबर काउंटेबल है, फाइनाइट है, परिमित है। ये ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, जिन्हें हम काउंट कर सकें, परिमित समुच्चय कहलाते हैं। समझ में आया ना? अब मान लीजिए आपने कहा कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर का सेट अपरिमित है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर को आप काउंट नहीं कर सकते। नेचुरल नंबर तो बहुत सारी होती, 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर का सेट अपरिमित समुच्चय है। तो परिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय जिनकी अवयवों की संख्या सीमित होती है, अर्थात जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो परिमित समुच्चय। और जैसे ऐसा समुच्चय जिनकी हम काउंटेबल ना हो, ऐसा समुच्चय जिनकी अवयवों की संख्या, जो इनमें जो एलिमेंट्स हैं समुच्चय में, वो काउंटेबल ना हो, वो अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। देखिए, अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर वॉइड और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड, उनकी सूची बनाई जा सके। जैसे सप्ताह के दिनों का समुच्चय। बताइए, सप्ताह के जो दिन होते हैं वे काउंटेबल है ना? सप्ताह के दिन आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कर सकते ना आप। 7 दिन तो होते ही है, तो काउंटेबल है। तो उसने ये कहा सप्ताह के दिनों का समुच्चय ये परिमित समुच्चय है, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते ना, जिसे आप काउंट कर सकते। वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीने भी आप गिन सकते। एक वर्ष में आपको पता है 12 मंथ होते हैं। एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये भी काउंटेबल है, परिमित समुच्चय है। और शून्य समुच्चय भी। देखिए,
रिक्त समुच्चय भी एक परिमित समुच्चय होता है, क्योंकि उसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है शून्य। शून्य एक निश्चित संख्या है ना, तो रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या शून्य होती है, जो कि एक निश्चित संख्या है। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। परिमित समुच्चय, अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर void सेट और इट्स एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड। या तो वो रिक्त समुच्चय हो, रिक्त समुच्चय को आप परिमित समुच्चय कहेंगे। देखिए, अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ इट इज आइदर void, या तो void माने नल सेट हो, या तो वो रिक्त समुच्चय हो, और इट्स एलिमेंट्स कैन बी लिस्टेड, या उसके अवयवों को आप सूचीबद्ध कर सकते हो। सूचीबद्ध, जैसे आपने कहा कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, भारत के प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। आप भारत के प्रधानमंत्री तो गिन सकते ना, काउंटेबल है कि नहीं है, एक निश्चित संख्या में है कि नहीं है भारत के प्रधानमंत्री। आप भारत की राष्ट्रपतियों का समुच्चय, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का समुच्चय। अभी उत्तर प्रदेश में इतने मुख्यमंत्री तो हो नहीं गए कि आप उन्हें काउंट ना कर सकें, उनको लिस्टेड ना कर सकें, उनकी सूची ना बना सकें। तो आप समझ गए कि परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या सीमित होती है। आपसे हमने कहा, मान लीजिए एक सेट है, सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो आप कहेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। लो, ये हो गया आपका सप्ताह के दिनों का समुच्चय। बताइए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? संडे, जो हो गया आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 एलिमेंट्स हैं। तो आप किसी समुच्चय में जो अवयवों की संख्या होती है उसे आप कार्डिनल नंबर या कोटि कहते हैं। देखिए, परिमित समुच्चय की कार्डिनल संख्या, किसी परिमित समुच्चय ए में, मान लीजिए परिमित समुच्चय है ना, इसमें अवयवों की संख्या को, कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कार्डिनल नंबर हो गया इसका 7। इसे आप Na से रिप्रेजेंट करेंगे। किसी परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को, किसी परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को कार्डिनल नंबर या कोटि कहते हैं। इसे Na से व्यक्त करते हैं। बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, Na इक्वल टू 7। आपसे अगर कहा जाए 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, आप कहेंगे 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का सेट। मान लीजिए आप 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 हैं, तो n एक कार्डिनल नंबर 9 होगा। किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या को कार्डिनल नंबर कहते हैं। परिमित समुच्चयों की कार्डिनल संख्या, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। किसी परिमित समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को
एक ही कार्डिनल संख्या अथवा कोटि कहते हैं। जैसे इस सेट में अवयवों की संख्या, इस सेट में 7 एलिमेंट्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं, 7 अवयव हैं, तो आप लिखेंगे Na = 7। कार्डिनल नंबर को आप Na से प्रदर्शित करते हैं। बताइए, यहाँ पे सेट बी है, यहाँ पे सेट ए था, तो कार्डिनल नंबर को Na से रिप्रेजेंट किया। यदि सेट बी है तो आप कार्डिनल नंबर को NB से रिप्रेजेंट करेंगे, NB = 9 होगा। तो आप ये भी समझ गए होंगे, कार्डिनल नंबर या कोटि किसी परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या को कार्डिनल नंबर कहते हैं। कार्डिनल नंबर या कोटि कहते हैं किसी समुच्चय में, परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या काउंटेबल हो, जिनमें अवयवों की संख्या आप गिन सकें। और अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें आप अवयवों की संख्या काउंटेबल ना हो। बताइए, ऐसा समुच्चय, यहाँ पे डेफिनेशन केवल बोल रहे हैं, डेफिनेशन आप अपनी अपनी बुक से पढ़ लें। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो, काउंटेबल ना हो, आप उसे अपरिमित समुच्चय कहेंगे। अपरिमित समुच्चय जैसे आप लोग कहेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर, आप बताइए, नेचुरल नंबर क्या फाइनाइट है क्या, परिमित होती है क्या? नहीं, बहुत सारी होती हैं। इसी प्रकार आप कह सकते हैं इंटीजर्स का सेट, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ये काउंटेबल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार से आप अपरिमित संख्याओं की डेफिनेशन हम आपको नहीं लिखवाएंगे। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो, असीमित हो, आप अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है। ये हम लिखवाएंगे नहीं, ये आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, उतार लीजिए ये। देखिए, समतुल्य समुच्चय, समुच्चय की डेफिनेशन चल रही थी। समतुल्य समुच्चय मतलब ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो। अगर ऐसे दो समुच्चय समतुल्य, इक्विवेलेंट सेट, समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट, दो परिमित समुच्चय ए तथा बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि उनकी कार्डिनल संख्या समान हो। अर्थात कार्डिनल संख्या क्या कहलाती है? पहले समुच्चय में अवयवों की संख्या मान लीजिए 3 है, तो दूसरे भी समुच्चय में अवयवों की संख्या अर्थात कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। दो परिमित समुच्चय ए तथा बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि उनकी कार्डिनल संख्या समान हो, अर्थात Na = NB। मान ली एक सेट ए है, एक सेट बी है, ए की कार्डिनल नंबर क्या हुई? Na, मतलब ए में अवयवों की संख्या Na और बी में भी अवयवों की संख्या NB इक्वल हो, तो उसे आपने समतुल्य समुच्चय, दो परिमित समुच्चय ए और बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि उनकी कार्डिनल संख्या समान हो, अर्थात Na = NB हो। Two finite set A and B are equivalent. Two finite set A and B are equivalent if their cardinal numbers are same. देखिए, यदि उनके दो फाइनाइट सेट हैं और उनके कार्डिनल नंबर सेम हैं, कार्डिनल नंबर यदि उनके सेम हैं, तो आप उन्हें समतुल्य समुच्चय कहेंगे
इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। जैसे ए इक्वल टू 3 4 5, बताइए सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है कि नहीं? कार्डिनल नंबर 3 है कि नहीं? तो इसे बोलेंगे एन ए इक्वल टू 3। यहाँ बताइए वी इक्वल टू ए बी सी है, कार्डिनल नंबर ए बी सी, सेट बी में अवयवों की संख्या 3, एन वी इक्वल टू 3 हो गया। ए में अवयवों की संख्या 3 और बी में भी अवयवों की संख्या 3 है, तो इसे आप समतुल्य समुच्चय कहेंगे। आप समतुल्य समुच्चय, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या समान होना चाहिए। कार्डिनल नंबर समान हो, वो आपस में मिलते जुलते हों, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अवयवों की संख्या, अवयवों की, इसमें भी 3 अवयव हैं, कार्डिनल नंबर इसका भी 3 है, इस सेट का भी कार्डिनल नंबर 3 है, तो आप कह सकते हैं कि ये समतुल्य समुच्चय है। इसी प्रकार एक सेट आएगा विसंधित समुच्चय, डिसजॉइंट सेट। विसंधित समुच्चय ऐसे दो समुच्चय जिनमें एक भी अवयव कॉमन ना हो। देखिए ये विसंधित समुच्चय भी है। बताइए समुच्चय ए को देखिए और समुच्चय बी को देखिए, इनमें कोई अवयव कॉमन है क्या? नहीं है, तो आप इसे विसंधित समुच्चय भी कह सकते हैं। डिसजॉइंट सेट, हमने आपको डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन भी नहीं लिखी है, लेकिन आप अपनी किताब से समझिए ए और बी दो समुच्चय ए और बी डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं यदि उनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। देखिए जैसे ये ए इक्वल टू ए बी सी डी और वी इक्वल टू है 1 2 3, डिसजॉइंट है। देखिए कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। देखिए आप इन्हें समतुल्य समुच्चय नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो? इक्विवेलेंट सेट नहीं कह सकते हो, क्योंकि इसमें एन ए इक्वल टू 4 है और इसमें एन बी इक्वल टू 3 है। इनकी कार्डिनल नंबर सेम नहीं है, इसलिए आप इनको समतुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट नहीं कह सकते हो। समझ में आ रही कि नहीं? तो आप क्या करेंगे? देखिए विसंधि समुच्चय अर्थात डिसजॉइंट सेट ऐसे दो समुच्चय जिनमें एक भी अवयव कॉमन नहीं होना चाहिए, ये विसंधित समुच्चय कहलाते हैं। डिसजॉइंट सेट, एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होना चाहिए। बताइए इन दोनों में कोई, ये भी आपके विसंधित समुच्चय डिसजॉइंट सेट का एग्जाम्पल है, लेकिन ये समतुल्य समुच्चय का भी उदाहरण है, क्योंकि इसकी कार्डिनल नंबर भी 3 है, इसकी कार्डिनल नंबर भी 3 है, तो ये समतुल्य समुच्चय भी है। और सम समुच्चय क्या कहलाता? देखिए सम समुच्चय या समान समुच्चय, इक्वल सेट, दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। यदि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हों और बी के सभी अवयव ए में हों, यदि समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हों और बी के सभी अवयव ए में हों, दो समुच्चय ए तथा बी समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। जैसे आपने देखिए ए को आपने कहा 1 2 3 4 और बी भी देखिए आपका 1 2 3 4। देखिए ए के पूरे अवयव बी में हैं, ए में जो एलिमेंट्स हैं वो बी में भी हैं और जो बी में जो एलिमेंट्स हैं वो ए में हैं, तो आप इन्हें समान समुच्चय कहते हैं। समान समुच्चय को आप ऐसे ए इक्वल टू बी से प्रदर्शित करते हैं। समान समुच्चय को आप ए और बी दो समान समुच्चय हैं यदि ए इक्वल टू वी हो। यहाँ पे हमने आपको विसंधि समुच्चय की डेफिनेशन नहीं लिखवाई है। ऐसे दो समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं होना चाहिए, विसंधि समुच्चय डिसजॉइंट सेट कहलाता है। आपने समतुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट
दो परमेश समुच्चय ए तथा बी, दो परमेश समुच्चय ए तथा बी समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि उनकी कार्डिनल नंबर समान हो, कार्डिनल संख्या समान हो, अर्थात समुच्चय ए में अवयवों की संख्या उतनी ही हो जितनी समुच्चय बी में, तो इन्हें आप समतुल्य समुच्चय इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ये समान समुच्चय की परिभाषा हो गई, आप इसको समझ लीजिए। थोड़ा बहुत आप अपनी बुक से देखिए तो आप लोग इनकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से सीख जाएंगे। इनकी डेफिनेशन आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। विसंधि समुच्चय डिसजॉइंट सेट हमने नहीं लिखवाया, लेकिन हमने आपको एग्जाम्पल से समझाया है। इनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसे दो समुच्चय जिनमें एक भी अवयव कॉमन ना हो विसंधि समुच्चय कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। आप पहले ये उतारिए। देखिए, ये आपकी समुच्चयों के विभिन्न प्रकार आप लोगों ने पढ़ लिए। आपने जो सेट पढ़े हैं, समुच्चयों के विभिन्न प्रकार, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, आप लोगों ने इसमें से पढ़े हैं। और विसंधि समुच्चय, डिसजॉइंट सेट, इनकी आपने डेफिनेशन पढ़ी। इनकी डेफिनेशन को अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि ये डेफिनेशन के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जितनी अच्छी आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी उतने अच्छे आप आगे पढ़ेंगे। यदि आपको कहीं ये लग रहा है कि डेफिनेशन समझ में नहीं आई है तो आप लोग तुरंत अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें ये डेफिनेशन समझ में नहीं आई है। अगर आई है तो अभी आप बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, पार्ट 5 आपका समाप्त होता है। पार्ट 6 में कुछ हम आपको इन्हीं डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। उतार लीजिए ये। धन्यवाद।